Discussing about epilepsy, जिसमें we discussed about the definition of epilepsy, definition of seizure, causes of epilepsies, classification of seizures, जिसमें generalized seizures हमने start किए हुए थे। उसमें मैंने आपको grand mal seizures और absent seizures के बारे में बताया था कि किस तरह से जो है हो रहा होता है सब कुछ। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है दैट इज़ मायोक्लोनिक सीजर्स। ठीक है, मायोक्लोनिक सीजर्स के बारे में, मायोक्लोनिक एपिलेप्सी, इसके बारे में ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीक्वेंट ब्रीफ माइनर सीजर्स। ठीक है, ब्रीफ माइनर सीजर्स हैं, मसल कंट्रैक्शन में जा सकता है या एटेक्सिया में जा सकता है, मल्टीपल फॉल्स, मेंटल रिटार्डेशन। तो इसमें मेंटल रिटार्डेशन होती है। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सबसे पहले इट इज़ फ्रीक्वेंट ब्रीफ माइनर सीजर्स। ब्रीफ थोड़ी देर के लिए मसल कंट्रैक्शन से एटोनिक फेज में जाते हैं। मल्टीपल फॉल्स होती है, मेंटल रिटार्डेशन जो है ना इसमें होती है। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। बिनाइन मायोक्लोनिस ऑफ इन्फेंसी, टिपिकल मोनोक्लोनिक एपिलेप्सी ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, कॉम्प्लेक्स मायोक्लोनिक एपिलेप्सिस, जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सिस, प्रोग्रेसिव मायोक्लोनिक एपिलेप्सिस। इनके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें देखते हैं, लेकिन इसमें मैं अगर ओवरऑल बताऊं आपको तो सबसे अच्छी अगर इसमें कोई है ना जिसका प्रोग्नोसिस अच्छा है दैट इज़ टिपिकल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, और कौन सी है जिसका पुअर प्रोग्नोसिस है दैट इज़ कॉम्प्लेक्स मायोक्लोनिक एपिलेप्सिस। इसके नाम से कॉम्प्लेक्स है ना, तो कॉम्प्लेक्स पुअर प्रोग्नोसिस वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ बिनाइन मायोक्लोनिक्स ऑफ इन्फेंसी। बिनाइन से हमें ये समझ आनी चाहिए कि इट इज़ बिनाइन, कि बच्चे की जो ईईजी होगी वो इसमें नॉर्मल होगी। ठीक है, बिनाइन में ईईजी नॉर्मल होती है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, मूवमेंट्स होती हैं नेक, ट्रंक और लिम्स की, मायोक्लोनिक मूवमेंट्स ऑफ नेक, ट्रंक एंड लिम्स। फिर होता है टिपिकल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, जिसके मैंने बताया कि इसका अच्छा प्रोग्नोसिस होता है। इसकी एज क्या होती है, टिपिकल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, इसे समझ आ रही है कि अर्ली चाइल्डहुड की है एपिलेप्सी है। ठीक है, जिसमें एज क्या है 6 months to 4 years ऑफ एज। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं 1/3 बच्चे जिनके अंदर पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होती है। और बिनाइन मायोक्लोनिस में क्या था कि ईईजी नॉर्मल थी। यहाँ पे आपको फास्ट स्पाइक वेव कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं और 2 to 5 हर्ट्स और नॉर्मल बैकग्राउंड रिदम मिलता है। ठीक है, फास्ट याद रखना है आपने इसमें, फास्ट स्पाइक वेव कॉम्प्लेक्सेस ऑफ 2 to 5 हर्ट्स। ठीक है, लेकिन रिदम ठीक होता है, तो ये चीज़ आ जाती है इसमें। एज आपने याद रखनी है टिपिकल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी ऑफ अर्ली चाइल्डहुड में, ईईजी याद रखनी है फास्ट और पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री 1/3 पेशेंट्स में। फिर कॉम्प्लेक्स मायोक्लोनिक एपिलेप्सिस जो कि क्या है, पुअर प्रोग्नोसिस वाले हैं, जिसमें क्या होता है डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स बच्चा नहीं अचीव कर सकता, डिलेड हो जाते हैं। हिस्ट्री होती है हाइपोक्सिक इस्कीमिक एंसेफेलोपैथी की। और फिर क्या होता है, बच्चे की माइक्रोसेफेली होती है, सर छोटा होता है, और जनरलाइज्ड अपर मोटर न्यूरॉन और एक्स्ट्रा पिरामिडल साइंस इसमें होते हैं। कॉम्प्लेक्स के बारे में जो चीज़ें याद रखनी है कि बच्चा था उसको इस्कीमिक हाइपोक्सिक एंसेफेलोपैथी थी, जिसकी वजह से उसको जो है जनरलाइज्ड अपर मोटर न्यूरॉन और एक्स्ट्रा पिरामिडल साइंस विद माइक्रोसेफेली, और अब वो अपने डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स एक बच्चे के होते हैं वो उनके डिलेड हो गए हुए हैं। फिर होता है जुवेनाइल, इसको हम जैन्स सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक है, जुवेनाइल जैन्स सिंड्रोम। अब डिफरेंस देखें, जुवेनाइल इज़ लाइक कोई मतलब बड़े बच्चे हैं थोड़े 12 to 16 years ऑफ एज के। न्यूरोलॉजिकल एग्ज़ाम बिल्कुल नॉर्मल है। फ्रीक्वेंट मायोक्लोनिक जर्क्स ऑन अवेकनिंग एंड मायोक्लोनस टेंड टू अब्लेट लेटर इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो जुवेनाइल के बारे में याद रखना है
कि 12 to 16 ईयर्स ऑफ एज के बच्चे होंगे, सुबह मॉर्निंग में सो के उठेंगे तो उनको मायोक्लोनिक जर्क्स पड़ना शुरू हो जाएंगे और जैसे ही थोड़ी देर गुजरेगी तो वो ठीक हो जाएंगे। मतलब सुबह उठने के बाद जो जर्क्स हो रहे हैं ना, वो जुवेनाइल में हो रहे हैं। और ऐसे बच्चों का ट्रीटमेंट क्या है कि पूरी ज़िंदगी हम उनको वेलप्रोइट देते हैं। वेलप्रोइट जो है वो इनको देते हैं तो उससे ठीक रहते हैं। फिर होता है लास्ट वन, प्रोग्रेसिव मायोक्लोनिक एपिलेप्सीज। इट ऑल्सो इज़ हैविंग पोर प्रोग्नोसिस बिकॉज इज़ प्रोग्रेसिव एंड रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो बिनाइन के बारे में जो चीज़ याद रखनी है कि उसमें EEG नॉर्मल होती है, और अर्ली चाइल्डहुड वाली में आपने एज याद रखनी है 6 months to 4 years ऑफ एज, और फास्ट EEG। और कॉम्प्लेक्स के बारे में याद रखना है कि हाइपोक्सिक इंसेफेलोपैथी और माइलस्टोन्स डिलेड। जुवेनाइल में याद रखना है कि सुबह के टाइम होगी, 12 to 16 ईयर्स ऑफ एज में होती है और वेलप्रोइट को रिस्पॉन्ड करती है, और प्रोग्रेसिव में रेयर जेनेटिक। ठीक है, नेक्स्ट इज़ पार्शियल सीजर्स। पार्शियल सीजर्स में सिंपल पार्शियल होंगे और कॉम्प्लेक्स पार्शियल होंगे। सबसे पहले सिंपल पार्शियल, ऑलरेडी मैंने बताया कि इसमें कॉन्शियसनेस ठीक रहेगी। ठीक है, कॉन्शियसनेस लॉस नहीं होगी, बच्चा बेहोश नहीं होगा। ठीक है, पेशेंट में वर्बलाइज ड्यूरिंग द सीजर। ये एब्सेंट सीजर्स को उन्होंने दिखाया हुआ है और ये जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी का दिखाया हुआ है। इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे चले। अच्छा, वी वर डिस्कसिंग अबाउट सिंपल पार्शियल सीजर्स। इसमें बच्चा जो है वो कॉन्शियसनेस लूज़ नहीं करेगा। ठीक है, सीजर्स के दरमियान में वर्बलाइज करेगा। आप सीजर की कितनी देर रहता है सिंपल पार्शियल? 10 से 20 सेकेंड। नो पोस्ट इक्टल फिनोमिना। EEG में हमें स्पाइक्स या शार्प वेव्स मिलती हैं यूनिलेटरली और बायलेटरली और मल्टीफोकल स्पाइक वेव पैटर्न्स इन पेशेंट्स विद सिंपल पार्शियल सीजर्स। तो क्या हो रहा है, शार्प वेव्स मिल रही हैं, स्पाइक्स मिल रही हैं। एक तरफ की भी हो सकती हैं यूनिलेटरली या बायलेटरल भी, या मल्टीफोकल भी हो सकती हैं। ठीक है, कितनी देर के लिए हैं? 10 to 20 सेकेंड्स के लिए। EEG पे क्या है, ये चीज़ें हैं। कोई पोस्ट इक्टल फिनोमिना नहीं है, बच्चा बेहोश नहीं होता। ठीक है, और वर्बलाइज बोल रहा होता है। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स में क्या होगा कि पहले बच्चे को सिंपल पार्शियल सीजर्स होंगे, फिर सिंपल पार्शियल सीजर्स में था विद और विदाउट ओरा, और फिर वो बेहोश हो गया। तो सिंपल मतलब जो डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है ना पहला वाला, सिंपल और कॉम्प्लेक्स में, वो है बेहोश होना। अगर नहीं होगा तो सिंपल पार्शियल है, बेहोश हो गया है तो दिस इज़ कॉम्प्लेक्स पार्शियल। अब सिंपल पार्शियल में ऑटोमेटिज़म्स नहीं थे, यहाँ पे ऑटोमेटिज़म्स होंगे। ठीक है, ऑटोमेटिज़म्स होंगे। ऑटोमेटिज़म्स क्या होते हैं कि हर मतलब इन्फेंट होगा ना तो उसमें ऑटोमेटिज़म्स होते हैं कि उनकी ना बॉडी में कुछ ऐसी हरकतें होना शुरू हो जाती हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं होती, ऑटोमेटिक होती हैं। तो इन्फेंट्स जो होंगे, जो 1 साल से छोटे होंगे, उनके अंदर मतलब 1 साल के अंदर अंदर जो ऑटोमेटिज़म्स में होता है वो होता है लिप स्मैकिंग। ठीक है, बच्चा अपने होंठों को ऐसे ऐसे स्मैक करेगा, दांतों के अंदर लेगा। ठीक है, चूइंग करना शुरू कर देगा, फजूल में मुंह में कुछ रखा भी नहीं हुआ, स्वालोइंग करना शुरू कर देगा चीज़ों को नहीं, मतलब उस तरह की एक्टिंग करेगा। इंक्रीज सेलिब्रेशन होना शुरू हो जाएगी। ये इन्फेंट्स में होते हैं ऑटोमेटिज़म्स। और बच्चों में क्या होते हैं, सेमी पर्पसफुल इनकोऑर्डिनेटेड अनप्लान्ड जेस्चर्स, अजीब अजीब फेस बनाना शुरू कर देते हैं बच्चे। ठीक है, तो दिस इज़ ऑटोमेटिज़म। तो ये ऑटोमेटिज़म जो है किस में होती है, हमारे कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स में। ठीक है, फिर MRI हम करवाएंगे कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स में तो हमें टेम्पोरल लोब में लीजन मिलेगी। ठीक है, MRI में शो लीजन्स इन द टेम्पोरल लोब। और EEG करवाएंगे तो उसमें एंटीरियर टेम्पोरल लोब्स में हमें शार्प वेव्स या स्पाइक्स मिलेंगी। सिंपल पार्शियल में यूनिलेटरल, बायलेटरल या मल्टीफोकल हमें जो है स्पाइक्स मिल रही थी, शार्प वेव्स मिल रही थी। अगर हमें टेम्पोरल लोब में मिल रही हैं, ठीक है, तो दैट विल बी कॉम्प्लेक्स पार्शियल। सिंपल पार्शियल में ऑटोमेटिज़म्स नहीं थी, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं थी,
कॉम्प्लेक्स पार्शियल में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, ऑटोमेटिज्म्स है, ठीक है, और ईईजी डिफरेंस है, और एमआरआई पे टेम्पोरल लोब लीजन मिल रही है। उसके बाद आती है जैक्सोनियन एपिलेप्सी। सेंसरी और मोटर हो सकती हैं। साइंस वेरी विद फोकस ऑफ इन्वॉल्वमेंट। सीजर स्टार्ट्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी और फिर जनरलाइज्ड हो जाता है, ठीक है। जैक्सोनियन एपिलेप्सी में क्या होता है, कोई एक पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो पहले जो है इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे सीजर शुरू होता है, फिर वो जनरलाइज्ड हो जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं जैक्सोनियन मार्च। और ईईजी पे हमें जो है वो क्या मिलता है, स्पाइक्स लोकलाइज्ड टू आगे चलते हैं, ठीक है। ईईजी पे हमें क्या मिल रहा है, स्पाइक्स लोकलाइज्ड टू रोनाल्डिक एरिया ऑन वन साइड, ठीक है। तो जैक्सोनियन के बारे में बस ये याद रखें आप, जैक्सोनियन मार्च होता है इसमें, उसमें क्या होता है, पहले एक बॉडी का हिस्सा इन्वॉल्व होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है। और ईईजी में हमें रोनाल्डिक एरिया की तरफ जो है स्पाइक्स मिलती हैं। साइकोमोटर टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी, ठीक है। अब हमारा रह गया ये वाला साइकोमोटर और टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी, फिर हम इंशाल्लाह इसके टाइप्स ख़त्म हो जाएंगी, उनकी डिटेल्स फिर हम आगे चलते हैं, बस ख़त्म होने वाला है। न्यूरोलॉजिकल साइंस आती हैं इसमें। साइकोमोटर टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी के अंदर क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल साइंस आते हैं, इंटेलेक्चुअल डिफेक्ट्स आते हैं, हेयरिंग इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि टेम्पोरल लोब है, टेम्पोरल लोब में क्या होता है, हमारा कान होता है, तो हेयरिंग इश्यूज़ होंगे, ऑल्टर्ड सेंसरी बिहेवियर हो जाता है। ये इसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है कि पेशेंट को कहेगा मुझे ना स्मेल आ रही है, ठीक है, मुझे टेस्ट आ रहा है किसी गंदी चीज़ का, हेलुसिनेशंस होंगी, फीलिंग ऑफ फेमिलियरिटी और स्ट्रेंजनेस, ठीक है। एक बंदे को कहेगा मैं तुम्हें जानता हूँ, हालांकि वो उसे जानता नहीं होगा। एक बंदा उस बंदे को उसका अपनी माँ को कहेगा बच्चा आप कौन है, ठीक है, मतलब कि वो ना जानने वाले को कहेगा मैं तुम्हें जानता हूँ, और जानने वाले को कहेगा मैं तो तुम्हें नहीं जानता। या वो कहेगा मुझे गंदी स्मेल आ रही है, मुझे गंदा टेस्ट आ रहा है, हेलुसिनेशंस हो रही हैं। तो ये सारी आपने कहीं और पढ़ी है नहीं, ठीक है। हेयरिंग लॉस है, तो इस तरह की इंटेलेक्चुअल डिफेक्ट्स हैं। दिस इज़ ऑल टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। साइकोमोटर, मोटर में क्या आएंगे सिम्टम्स, लिकिंग, च्यूइंग, अनड्रेसिंग, अपने कपड़े उतार के बैठ जाएगा, मम्बल्ड स्पीच, पोस्ट इक्टल टायर्डनेस। पोस्ट इक्टल मतलब जब ये फेज़ गुजर जाएगी तो वो थक जाएगा। ईईजी में हमें क्या मिलेगा, लोकलाइज्ड डिस्चार्ज टू टेम्पोरल लोब, ठीक हो गया, क्योंकि टेम्पोरल लोब खराब है। सो ये इतना ही आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। अब हम चलते हैं इसकी मैनेजमेंट की तरफ। मैनेजमेंट ऑफ एपिलेप्सी। मैनेजमेंट ऑफ एपिलेप्सी स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ एंटी कन्वल्जन थेरेपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर यू शुड नो अबाउट कि एजुकेशन ऑफ पेशेंट एंड रिलेटिव्स का क्या करना है, किस तरह से हमने करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ एंटी कन्वल्जन थेरेपी में क्या होता है, सबसे पहले आप एक ड्रग स्टार्ट करते हो अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल टाइप। क्लिनिकल टाइप का कैसे पता चलेगा, हम डिटेल से सबको डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है टॉनिक क्लॉनिक, जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स का, उसके लिए कोई और दवाई होगी। एक पेशेंट है जो कि पार्शियल सीजर्स का है, उसके लिए कोई और दवाई होगी। एब्सेंट सीजर्स का बच्चा है, उसके लिए कोई और दवाई होगी। तो जब हमें पता चलेगा फॉर एग्जांपल कि ये जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर का पेशेंट है, तो उसके लिए हम अप्रोप्रिएट ड्रग उसकी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ट्रीट द विद द ड्रग अप्रोप्रिएट टू द क्लिनिकल टाइप ऑफ एपिलेप्सी। उस ड्रग को हमने क्या करना है, उससे ट्रीट करना है, ठीक है। लेकिन फिर वो कहते हैं डू नॉट यूज़ द ड्रग डैट वॉज यूज बिफोर विदाउट एनी सक्सेस। कि आपने एक ड्रग दी फॉर एग्जांपल फेनाटॉइन, और उससे उस बच्चे का सीजर कंट्रोल नहीं हुआ, अब आपने वो ड्रग उसकी इस्तेमाल नहीं करनी, ठीक है। स्टार्ट विद वन ड्रग एंड कंटिन्यू टू इंक्रीज डोज अंटिल सीजर स्टॉप एंड देयर इज़ टॉक्सिसिटी, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल आपने एक सीज़र को डायग्नोज किया, ये वाला सीज़र है, आपने एक ड्रग स्टार्ट कर दी, फॉर एग्जांपल फेनाटॉइन आपने स्टार्ट कर दी, आहिस्ता आहिस्ता उसकी डोज इंक्रीज़ की, लेकिन तब तक इंक्रीज़ की जब तक कि उसकी क्या होती है, उसके सीजर्स कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है। तब तक उसको आपने उसकी डोज़ इंक्रीज़ की, ठीक है, या तब तक इंक्रीज़ की जब तक उसकी टॉक्सिसिटी ना आना शुरू हो जाए। तो एक ड्रग स्टार्ट करके उसकी डोज़ आपने इंक्रीज़ करनी है। अगर
वो ड्रग आपने दे दिया है, उसकी डोज़ इंक्रीज़ करके भी देख लिया, लेकिन फिर भी बच्चा ठीक नहीं हो रहा, उसका सीज़र कंट्रोल नहीं हो रहा, तो अब आप क्या करेंगे? आप कोई और ड्रग ट्राई करें, सेकंड ड्रग ऐड करें उसके अंदर। अब ये नहीं है कि आपने सेकंड ड्रग स्टार्ट की है तो पहली ड्रग को कहा चलो छुट्टी करो, नहीं। सेकंड ड्रग आपने अगर चूज़ की है तो आप क्या करोगे, जो पहली ड्रग है उसको आहिस्ता आहिस्ता उसकी डोज कम करोगे, विदड्रॉ करोगे स्लोली, ठीक है। फिर सेकंड ड्रग जब आपने स्टार्ट की है उसको देख लो आप, उसकी डोज आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करके देखो, और फिर तब तक उसका सीजर कंट्रोल नहीं हो रहा। एडवाइस पेरेंट्स नॉट टू सेल्फ मेडिकेट, ठीक है। फॉलो अप एंड पीरियोडिक न्यूरोलॉजिकल री एग्जामिनेशंस, फिर गेट फ्रीक्वेंट ब्लड लेवल्स ऑफ द ड्रग्स एज रिक्वायर्ड। तो क्या किया फॉलो अप पे? पीरियोडिकल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस की, ठीक है, पीरियोडिकल न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस हमने की, और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस के साथ हमने क्या किया कि उसके जो है ब्लड लेवल्स ऑफ ड्रग्स जो है उनको मेजर करते रहे। फिर 2 से 3 साल के बाद उसके वो एक ड्रग हमने दी हुई थी, चूज़ की हुई थी, उसके फिट्स उससे कंट्रोल हो गए हैं। अब आप क्या करोगे, उस ड्रग को विड्रॉ करना शुरू कर दोगे, ठीक है। आपने वो ड्रग को विड्रॉ करना शुरू किया, लेकिन फिर से उसको सीज़र का अटैक आ गया, तो फिर आप ट्रीटमेंट दोबारा स्टार्ट करोगे, और फिर उसको 2 से ज़्यादा साल तक के लिए फिर उस ड्रग को कंटिन्यू रखोगे, उसी ड्रग को जिससे उसको आराम मिला था। विड्रॉल से पहले आपने ईईजी करनी है, अगर एबनॉर्मल आती है तो आप उसको विड्रॉल को 2 से 3 साल तक डिले रखोगे। तो ये कुछ हमारी एंटी कन्वर्जन थेरेपीज़ की होती हैं कि आपने कौन सी ड्रग देनी है, उसकी आहिस्ता आहिस्ता डोज इंक्रीज़ करनी है, फिर अगर उससे फ़र्क नहीं पड़ता दूसरी ड्रग चूज़ करनी है, दूसरी ड्रग को आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करना है जब तक उसको आराम नहीं मिल जाता। फिर आपने विड्रॉ कैसे करना है, ईईजी चेक करनी है, विड्रॉ कैसे करना है, और अगर दोबारा से सीज़र आ रहा है फिर उसको विड्रॉ नहीं करना, दोबारा से ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, ठीक है। और पेशेंट्स को कैसे खुद सेल्फ मेडिकेट नहीं करना, और उनके न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस हमने रखने हैं, हमने जो उनके ब्लड लेवल्स जो हैं ड्रग के उनको मेंटेन रखना है, उनको चेक करना है पीरियोडिकली। समझ आ रही है ना? तो ये चीज़ें जो है हमारी प्रिंसिपल्स में आती हैं, ये इम्पॉर्टेंट था। उसके बाद आता है एजुकेशन अबाउट द डिजीज़। सो एजुकेशन अबाउट द डिज़ीज़ क्या होता है कि हमने पेशेंट को एजुकेट करना होता है, उसके रिलेटिव्स को एजुकेट करना होता है। क्या एजुकेट करना होता है? ये आपका यूक्यू है, जस्ट लाइक द प्रिंसिपल्स ऑफ एंटी कन्वर्जन थेरेपी, ये भी आपका यूक्यू है कि आपने पेशेंट को और उसके रिलेटिव्स को बताना है कि ये प्रॉब्लम है इसके साथ, ये नहीं है कि वो जो लोग समझते हैं कि ये इसके ऊपर जादू हो गया है, ठीक है। उसको कहना है ये कोई जादू शादू नहीं है, ये मिर्गी के दौरे इसको पड़ते हैं। सही तरह से प्रॉब्लम के बारे में एक्सप्लेन करना है, मैनेजमेंट के बारे में एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन अबाउट द प्रॉब्लम एंड द मैनेजमेंट, कि इसका आपका इलाज इस तरह से है कि आप इसकी दवाइयाँ कंटिन्यू रखें, ठीक है। और इनकरेज नॉर्मल लिविंग एंड रीज़नेबल बाउंड्स। उसके बाद नो लॉस ऑफ स्लीप और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, आपको इससे जो है कोई ये नहीं होगा आपकी नींद चली जाएगी या ये सब कुछ। फिर किस वक्त आपने बच्चे का ख्याल रखना है, साइकिलिंग के वक्त, ड्राइविंग के वक्त और स्विमिंग के वक्त, ठीक है। उसके बाद डू नॉट लॉक द बाथरूम डोर, ये ना हो बच्चा अंदर वॉशरूम गया और फिर उसको जो है ना अंदर दौरे पड़ जाएँ और उसने कुंडी लगाई हो, ठीक है। तो ये चीज़, अटेंशन टू इन्फेक्शंस, डू नॉट स्टॉप मेडिकेशंस ड्यूरिंग फीवर, कि बुखार हो गया तो ये नहीं है बच्चे को कि बुखार की दवाइयाँ खिलाना शुरू कर दो और ये वाली दवाइयाँ ख़त्म कर दो कि छोड़ो यार इसको, ठीक है। तो पेशेंट उनको सबको प्रॉब्लम के बारे में बताना है और उनकी मैनेजमेंट के बारे में बताना है। केयरफुल किस वक्त होना है, साइकिलिंग, स्विमिंग और ड्राइविंग के वक्त। बाथरूम का डोर जो है वो लॉक नहीं करना, ठीक है। और इनकरेज नॉर्मल लिविंग, और फिर जो है लॉस ऑफ स्लीप शुड बी अवॉइडेड एंड
इमोशनल डिस्टर्बेंसेस में नीड टू बी ट्रीटेड। उसके बाद इन्फेक्शंस जो है उनको नहीं होने देना, उनके ऊपर टेंशन देनी है, और अगर बुखार हो गया है तो स्टॉप नहीं करनी मेडिकेशंस, ठीक है। फिर एक चीज़ आती है डिटर्मिनेशन ऑफ द ब्लड लेवल्स ऑफ एंटी कन्वल्जेंट्स। हमने देखा प्रिंसिपल्स ऑफ एंटी कन्वल्जेंट थेरेपी में कि हमने जो ब्लड लेवल्स एंटी कन्वल्जेंट ड्रग्स के उनको हमने जो है डिटर्मिन करके रखना है। तो हमने किन पेशेंट्स के अंदर ब्लड लेवल्स जो हैं उनको डिटर्मिन करना होता है, हर पेशेंट में नहीं करना होता। तो बताते हैं, अगर नया पेशेंट है, न्यू पेशेंट है एपिलेप्सी का, न्यू ड्रग आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है, कोई और ड्रग आप ऐड कर रहे हैं, लाइक आपको पता है कुछ ड्रग्स होती हैं अगर हम एपिलेप्सी के साथ ले रहे होते हैं तो उनका असर जो है वो नहीं होता, इंड्यूसर्स या इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है, या उनके टॉक्सिक लेवल्स हो जाएंगे या उनका काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इस वजह से ना न्यू ड्रग जब भी ऐड कर रहे हो, एक्सपेक्टेड कंट्रोल इज़ नॉट अचीव्ड व्हेन सीजर्स रीकर इन प्रीवियसली कंट्रोल्ड पेशेंट्स, ठीक है। तो किन लोगों में करना है, जो नया पेशेंट है, न्यू पेशेंट है आपके पास, न्यू पेशेंट है, नई ड्रग आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, expected control of the usual doses has not been achieved when seizures recur in the previously well controlled patient, कि सही कंट्रोल था उसका सीज़र लेकिन अब दोबारा से सीजर्स होना शुरू हो गए, तो आपने जो है वो इनके अंदर जो है वो ड्रग लेवल्स जो हैं, ब्लड लेवल्स, उनको जो है देखना है, ठीक है। अच्छा, ये भी आपने याद रखना है कि कौन सी जो ड्रग्स हैं वो हमारी कम कर देते हैं। ये बल्कि देखिए, लो लेवल अगर हमें ड्रग का ब्लड लेवल कम मिल रहा है, ठीक है, मतलब हमने जो है जितनी ड्रग दी थी उतना होना चाहिए ब्लड में, लेकिन उसका ड्रग का जो ब्लड लेवल है वो जो हमें चाहिए था उससे कम मिल रहा है, इसका मतलब पेशेंट ने डोज जो है वो कम ली है, या पेशेंट नॉन कंप्लाइंट है, वो ड्रग नहीं ले रहा, ये ड्रग इंटरेक्शंस हो रहे हैं। इंक्रीज लेवल्स कब होंगे, जब ड्रग की एक्सक्रीशन स्लो हुई है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म स्लो हो गई, ये ड्रग इंटरेक्शंस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ड्रग्स के बारे में वन बाय वन नेक्स्ट पार्ट से।